जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो नई तकनीक है वो तकनीक जो आगे बढ़ेगी और भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन करने जा रही है। इस तरीके से 5G हमने देखा और 6G की भी हम बात कर रहे हैं। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री जो है पहुंच चुके हैं और ख़ासतौर से इंडिया मोबाइल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कोशिश यही है कि नई तकनीक जो है वो नया भारत पूरे विश्व को आज के समय में दिखा सके। निश्चित तौर पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस में हम जो प्रदर्शनी है उसमें देख रहे हैं कि नई नई तकनीक का प्रदर्शन किया गया है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत ने तकनीक के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि हम दुनिया के लिए एक निर्यातक के तौर पर काम करें और स्वदेशी तकनीक, चाहे 5G तकनीक हो या फिर 6G की हम बात कर रहे हैं, उसमें दुनिया को हम मुहैया करा पाए और उस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि आप देखें जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसमें इस तरह के स्लोगन्स है कि बनाएगा भारत, बना रहा है भारत। और हम अपनी तकनीकी प्रगति के साथ साथ जो तकनीक के क्षेत्र में जो विकास जिसका फायदा तमाम सेक्टर्स को मिल सकता है, न केवल देश में बल्कि दुनिया उसका फायदा उठा सकती है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम एक बहुत बड़े उपभोक्ता बाजार तो है ही, आप देखते हैं कि मोबाइल बाजार की बात करें तो में बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन अब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां भारत में बनी तकनीक दुनिया को उपलब्ध हो, स्वदेशी तकनीक का फायदा दुनिया भर के लोगों को मिल सके। और इसके लिए जरूरी है कि एक इकोसिस्टम हो। इसीलिए विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में लैब की बात की जा रही है, जहाँ एक इकोसिस्टम बनेगा, जहाँ एक तरह से रिसर्च होगी, कैसे हम नई तकनीक पर काम कर सकते हैं और कैसे वो एक मानव संसाधन, एक वर्क फोर्स तैयार कर सकते हैं। और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में लैब की शुरुआत भी होने जा रही है और ऐसे लैब शुरू होंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा एक तरह जो गैप है, आज हम जानते हैं कि अगर आप बीते दशकों में देखें तो भारत ने मोबाइल में और तमाम तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति तो की थी, लेकिन हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर थे, आयात पर निर्भर थे। लेकिन हाल के वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया है जब हम देख रहे हैं कि हम स्वदेशी तकनीक पर आगे बढ़ रहे हैं, स्वदेशी तकनीक पर काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और वही जो तकनीक है उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आए, जो प्रदर्शनी का जिसका उन्होंने उद्घाटन किया। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, देखा जाए तो एक रुचि जो है वो प्रधानमंत्री लेते हैं, प्रदर्शनी में जाते हैं, वहां पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद कोशिश वो यही करते हैं कि जो नवाचार को बढ़ावा देने की बात उन्होंने अलग अलग मंचों से कई बार दोहराई है, फिर चाहे जब हम तकनीक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, और कोशिश यही है कि एक ना सिर्फ बेहतर निर्माता बल्कि उसके साथ साथ बेहतर निर्यातक की स्थिति में हमारा देश जो है वो खड़ा हो सके। लेकिन तौर पर जब हम तकनीक के क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत ने कितनी प्रगति की है, डिजिटल पेमेंट में हमने देखा कि भारत ने एक अगुवाई की है, तमाम विकसित देश भी भारत से सीख रहे हैं। मोबाइल क्रांति हम देख रहे हैं बीते दशकों में भारत में आई है, स्मार्टफोन आज आपको हर हाथों में दिखाई देता है। तब ये जरूरी है कि भारत इसमें हब भी बने, स्वदेशी तकनीक पर, चाहे वो चिप निर्माण हो, सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की बात हो या फिर 5G तकनीक और 6G तकनीक की बात हो, और इसके साथ ही साथ उस इकोसिस्टम की बात हो जहाँ विश्वविद्यालयों में लैब हो, एक तरह से जरूरी मानव संसाधन हो, उन सब दिशा में आगे बढ़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किया जा रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि दुनिया भर की जो कंपनियां हैं वो तो भारत आ ही रही हैं, लेकिन अब जोर इस बात पर है कि जो हमारी अपनी कंपनियां हैं जो ग्लोबल हो रही हैं, जो ऐसी तकनीक अब उसकी विकास की तरफ और रिसर्च इनोवेशन में काम हो रहा है जिससे दुनिया को चुनौतियों से निपटने में मदद मिले, तकनीकी उन्नयन में मदद मिले, उस ओर आगे बढ़ा जा रहा है। और यही वजह है कि मोबाइल कांग्रेस ने ये जोर इस बात पर है स्वदेशी तकनीक को किस तरह से और आगे उसको विकसित करके हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया के लिए निर्यातक का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि अलग अलग देशों की जो तकनीकें हैं, शैलेंद्र, पहले बात होती कि हमने अगर कोई कुछ जिसका निर्माण किया है वो उसी देश के पास रहती थी, लेकिन भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर लगातार आगे बढ़ रहा है और कोशिश यही है कि अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि पूरे विश्व के लिए करें, क्योंकि आज के समय में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं। देखिए बिल्कुल,
टिकाऊ विकास के लिए जरूरी है कि देश आत्मनिर्भर हो और तकनीक के मामले में भी हम ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर निर्भर हो। और निश्चित तौर पर जब हम तकनीकी उन्नयन में आगे बढ़ते हैं या किसी नई तकनीक पे काम करते हैं तो उसका फायदा केवल भारत को नहीं, दुनिया के तमाम देशों को मिलेगा। और जरूरत इस बात की है कि जब इतने बड़े बाजार के तौर पर हम भारत को दुनिया देखती है तो हम तकनीक के मामले में विदेशों पर निर्भर न रहे, स्वदेशी तकनीक को इजाद करें। और इसका फायदा यह होगा कि एक बड़े स्तर पर रोजगार नए पैदा होंगे और उस तकनीक की जब हम निर्यात करेंगे या हम चिप बनाएंगे या सेमीकंडक्टर बनाएंगे या 5G और 6G तकनीक स्वदेशी निर्मित करेंगे तो निश्चित तौर पर दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो उस तकनीक के खरीदार होंगे, ग्राहक होंगे। उससे दुनिया को भी तकनीकी विकास में आगे बढ़ने में फायदा होगा। तो एक तरह से देखें कि भारत में जो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको भी फायदा होगा, रोजगार की नई संभावनाएं बढ़ेंगी और तमाम क्षेत्रों को भी उसका फायदा होगा, क्योंकि तकनीकी उन्नयन से नवाचार बढ़ता है और नवाचार बढ़ने से हम जानते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स को फायदा होता है। इससे हमारी ग्रोथ को मदद मिलेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और विकास को टिकाऊ बनाने में भी मदद मिलेगी। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, अगर देखा जाए रोजगार के अवसर का सृजन तो उनका तो होगा ही, लेकिन एक जो विश्वास है, जो हमारे देश के युवा हैं, जो युवा पीढ़ी है, उनका जो विश्वास है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो सकेगा, क्योंकि उनके लिए अब अवसर जो हैं वो कहीं बाहर नहीं बल्कि उनके देश में ही होंगे। और अब तो स्थिति है कि जो बाहरी देशों के लोग हैं वो यहाँ आकर शायद जो रोजगार के अवसर हैं उनको भी प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, आप एक दशक पहले देखें तो ये बात होती थी कि भारत एक बड़े बढ़ता हुआ बाजार तो है, लेकिन हम मोबाइल बाहर से आयात करते हैं, भारत में मोबाइल नहीं बनता। भारत में वो तमाम 4G तकनीक हो या 5G तकनीक की जब बात हो रही थी कि उस क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन में क्या हो रहा है, लेकिन आज हम देख रहे हैं बीते 7-8 वर्षों में जो स्थितियां बदली है, हम स्वदेशी तकनीक पर 5G तकनीक पे आगे बढ़े हैं, 6G तकनीक पर रिसर्च कर रहे हैं। और दरअसल दुनिया ये देख रही है कैसे तेजी से एक इकोसिस्टम बना है और भारत तकनीकी प्रगति की ओर आगे बढ़ा चुकी है। जरूरी है कि सिर्फ हम एक बढ़ते हुए बाजार के तौर पर हमें न देखा जाए, बल्कि हम टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले देश के तौर पर भी उभर कर सामने आए। आज हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन की फैक्ट्रियां लगी हैं। आप देखें नोएडा में या चेन्नई में स्मार्टफोन बन रहे हैं, चिप की लिए तमाम कंपनियां चिप निर्माण के लिए आगे आई हैं। और उसमें रिसर्च और इनोवेशन में भी, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि तकनीक में आपको सफलता नई तकनीक में तभी मिल सकती है जब एक इकोसिस्टम हो, जब सरकार का सपोर्ट हो। हम उस ओर काम होता हुआ देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और यही वजह है कि दुनिया देख रही है कि बीते वर्षों में किस तरह से भारत ने स्वदेशी तकनीक में काम किया है और उसका फायदा हम अलग अलग सेक्टर को मिलता हुआ देख रहे हैं। और यही वजह है कि आज की जो प्रदर्शनी देख रहे हैं ये दिखाती है कि किस तरह से भारत तकनीक में एक बड़ी ग्लोबल शक्ति के तौर पर उभर रहा है। जी शैलेंद्र, और जो इकोसिस्टम है वो हम मान सकते हैं करीब अब 27 से 29 अक्टूबर के बीच जो इसका आयोजन हो रहा है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलेगी। फिलहाल हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे थे, प्रदर्शनी का उन्होंने उद्घाटन किया, अवलोकन किया, और उसके बाद वहाँ जानकारी लेते हुए जो भारत के अलग अलग प्रमुख नेटवर्क प्रदाता हैं, मोबाइल नेटवर्क प्रदाता, उनसे उन्होंने मुलाकात की। साथ ही जो नई तकनीक आ रही है उसके बारे में जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे। लेकिन अपने आप में शैलेंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण कि जो इकोसिस्टम था पहले शायद उसकी कमी रहती थी, फिर चाहे एक हम सेमीकंडक्टर की बात कहें या जो और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग की बात कही जाए, लेकिन अब वो पूरा इकोसिस्टम जो है अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार करके दिया जा रहा है जिससे तमाम अवसर जो हैं वो अब जल्दी से हमारे पास हो सकें। निश्चित तौर पर देखिए, किसी तकनीक के विकास के लिए एक तरह से देखें तो एक बड़े प्रयास की जरूरत होती है, एक रिसर्च के लिए इकोसिस्टम की जरूरत होती है, समर्थन की जरूरत होती है, कंपनियों के एक निवेश की जरूरत होती है और सरकार के सपोर्ट की भी जरूरत होती है। तब हम देखते हैं कि कुछ वर्षों में किसी नई तकनीक पर काम होता है और उसका फायदा देश और दुनिया को मिलता है। तो निश्चित तौर पर बीते 8 वर्षों में आप देखें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से डिजिटल इंडिया पर काम हुआ और उसके नतीजे हमने देखे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में आज भारत दुनिया का नंबर 1 देश है। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि नई तकनीक को विकसित करने में जिस तरह से नीतियों पर काम हुआ, स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया गया, और अब हम देख रहे हैं कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में इस तरह से लैब बनाने की बात हो रही है। 100 लैब ऐसे बनेंगे। उसका फायदा ये होगा कि विश्वविद्यालय स्तर पर हम रिसर्च और इनोवेशन पर काम करेंगे, जो छात्र हैं वो काम करेंगे
करेंगे, उससे एक इकोसिस्टम बनेगा और बड़े स्तर पर हम देखेंगे कि तकनीक, नई तकनीक पर काम होगा और उसका फायदा उद्योग जगत को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर एक इकोसिस्टम बनाने में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर में काफी काम हुआ और उसके नतीजे दिखाई भी देते हैं। जब आज हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं है, आज भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, भारत सोल्यूशन प्रोवाइडर है, भारत तकनीक के क्षेत्र में अग्रणी है, भारत दुनिया को दिखा रहा है कि नई तकनीक पर कैसे काम किया जा सकता है, जनता की भलाई के लिए, बाजार को विकसित करने के लिए, नए रोजगार पैदा करने के लिए, विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए। जी बिल्कुल। और खासतौर से शैलेंद्र, जब हम टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, ना सिर्फ 5G में हमने देखा किस तरीके से लगातार बड़ी तीव्रता के साथ जो नेटवर्क की ही जब हम बात खास तौर से करते हैं तो कोशिश ये की गई कि जितना जल्दी हो सके इसका नेटवर्क जो है और उसका विस्तार हम कर सकें। और जिन शैक्षणिक संस्थानों की आप बात कर रहे थे, जो लैब्स हैं उनको भी, जो 100 लैब्स हैं उनका जिक्र आपने किया, और उसी के तहत अब देखा जाए तो कोशिश ये है कि ना सिर्फ 5G बल्कि जो 6G है उस तक भी हम जल्दी पहुँच सकें। निश्चित तौर पर देखिए, आप याद कीजिए कि जब 4G तकनीक आई थी तब भारत एक तरह से देखें स्वदेशी तकनीक के मामले में कहाँ खड़ा था, और आज जब 5G तकनीक आई है भारत अग्रणी देशों में शामिल हुआ है, जितनी तकनीक पर काम करने वाला अग्रणी देश है। और आप देखिए कि आईटी में जब सॉफ्टवेयर क्रांति आई उसके बाद हार्डवेयर क्रांति आने में काफी समय लगा, लेकिन जिस तरह से हमने उस तरफ कदम बढ़ाए, जिस तरह से हमने देखा कि आप हार्डवेयर पे हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद हमने देखा कि जो मोबाइल तकनीक है, टेलीकॉम सेक्टर है, उसमें हमने बहुत तेजी से काम किया। पहले एक बहुत बड़ा बाजार भारत में विकसित हुआ और अब हम इस पर काम कर रहे हैं कि स्वदेशी तकनीक आधारित मोबाइल फोन हो, जो नई तकनीक है उनका इस्तेमाल हो, 5G 6G तकनीक हमारी स्वदेशी हो। इसके साथ ही साथ हम दो टेक्नोलॉजी देख रहे हैं कि भारत में विकसित हो रही है, सेमीकंडक्टर भारत में बने, चिप भारत में बने, इन सब पर काम हो रहा है। तो दरअसल ये तभी संभव हो सकता है जब तकनीक स्वदेशी हो, जब हम अपनी तकनीक पर भारतीय कंपनियां काम करें, उसके लिए हम दूसरे कंपनियों पर, दूसरे देश की कंपनियों पर निर्भर न हो। और उसके लिए पूरे रिसर्च इनोवेशन सिस्टम पर काम किया गया है और कंपनियों ने उससे उत्साह भी दिखाया है, वो रिसर्च पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और हमने देखा है कि उस इकोसिस्टम का फायदा अब देश को मिल रहा है और जो भविष्य में दुनिया को भी मिलेगा। जब हम देखेंगे कि तकनीक के क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश के तौर पर उभर कर सामने आएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करने के मामले में, एक बड़े बाजार के मामले में तो हम जानते हैं कि हम दुनिया के अग्रणी देश तो है ही, लेकिन साथ ही साथ नई तकनीक के मामले में भी हम अग्रणी देश बनते जा रहे हैं। जी, यानी कि अग्रणी भूमिका में जो नया भारत है अब वो नजर आने लगा है, उसी की बानगी, उसी की झलक यहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 से अब पूरा विश्व जो है वो देख सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आज जब पहुंचे उन्होंने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसके बाद उसका अवलोकन भी किया, जानकारी लेते हुए किस तरीके से अलग अलग तकनीक जो है उसको लगातार हम बढ़ावा दे रहे हैं, कैसे उसका विकास किया जा रहा है, कैसे उसका विस्तार हो रहा है। और शुभेंदु शर्मा जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर चुनौतियाँ जब सामने रहती हैं तो ये ऐसा लगता है कि शायद हम कब तक जो हमारा लक्ष्य है इसको हासिल कर पाएंगे, लेकिन 5G नेटवर्क की अगर बात की जाए, जिस तीव्रता के साथ इसका विस्तार और विकास हुआ है वो अपने आप में काफ़ी काबिल तारीफ। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत ही काबिले तारीफ है जिस स्पीड से हम लोग 5G डिप्लॉय कर रहे हैं, जिस स्केल की हमारी पॉपुलेशन है, जो टेरेन की चैलेंजेस आती हैं, अगर आप अर्बन एनवायरनमेंट देखें या रूरल देखें, तो जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं डिप्लॉयमेंट के लिए वो काबिले तारीफ है। और ये हमें एकदम मैं तो ये कहूंगा अगर अभी हम 1000 BTS पर डे के हिसाब से चल रहे हैं, हमें उसको और बढ़ाना चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरे देश भर में 5G का नेटवर्क फैला सकें और 6G की तरफ आगे बढ़ सकें। तो ये बिल्कुल सही कदम है और स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर आप स्पीड से डिप्लॉय नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो विश्व के जो आप एक अपने आप को पोजीशन पे आप लाना चाहते हैं, जो आप लीडर बनना चाहते हैं, जो आप ग्लोबल इकोनॉमी में आप नंबर 3 पे पहुंचना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं ये डिप्लॉयमेंट आपको मदद करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है, चाहे वो आज के टाइम में इंटरनेट हो, जॉब्स हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, कहीं ना कहीं आपकी टेलीकॉम इंडस्ट्री के ऊपर कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है आपके। तो अगर हम इस चीज को आगे तेजी से बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें मदद करेगा, जो हम ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर 3, नंबर 2 पे पहुंचना चाहते हैं, उसको जल्दी पहुंचने के लिए। बिल्कुल, उसमें भी इजाफा जो है वो हो सकता है। और किस तरीके से देखिए जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं हर स्तर पर,
खासतौर से फिर चाहे IT हब के रूप में हम देखते हैं, और अलग अलग जो उत्पाद हैं, जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जब बात की जाती है, या उनको कैसे जो खासतौर से जो मेक इन इंडिया के तहत हम कह सकते हैं जो बढ़ावा दिया जा रहा है, और उसी वजह से जो दूसरी कंपनियां हैं, जो नामी गिरामी कंपनियां हैं दूसरे देशों की, वो लगातार अपना जो निवेश हैं वो भारत में करने के लिए रुचि भी दिखा रही हैं। शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि जो और भी जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, जो तकनीक है वो भी दिखाई जाएगी, और ख़ासतौर से अगले जो हम 3 दिन की अगर बात करें, क्योंकि ना सिर्फ 27 से लेकर 29 तक इसका जो आयोजन हो रहा है, और क्या कुछ खास कार्यक्रम इसमें रहेंगे? तो यहाँ पे हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे और उन्होंने प्रदर्शनी की जानकारी ली, अवलोकन किया, और लगातार जानकारी लेते हुए कि किस तरीके की तकनीक है और किस तरीके से लगातार ये जो तकनीक है वो हम पूरे विश्व को भी दे सकते हैं। शुभेंदु जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अब जो पूरा ये हमारा कार्यक्रम है इंडिया मोबाइल कांग्रेस, और किस तरह के जो इसमें इवेंट हैं वो रखे गए हैं? इसमें आप देखेंगे कि कई प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस होंगी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, चर्चाएं होंगी, जिसमें कि नई नई जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज हैं अपनी कंपनीज उसको प्रेजेंट करेंगी, उस पर चर्चाएं होंगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे स्टार्टअप्स जो इकोसिस्टम है, अगर आप इंडिया का देखें, जिससे अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, किस तरीके से सरकार ने जो पूरा स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम है हार्डवेयर साइड पे, सेमीकंडक्टर साइड पे, जिसको प्रोत्साहन कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी स्टार्टअप्स जो हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपनी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में जो प्रोग्रेस करी है वो शोकेस कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही नेक कदम है इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कॉन्फिडेंस। अगर आप देखें, जो स्टार्टअप को बढ़ावा, प्रोत्साहन के साथ साथ जो एक फंडिंग होती है वो इकोसिस्टम बन रहा है, प्रोत्साहन इन जो इस तरीके के इवेंट्स होते हैं उसके थ्रू मिलता है। जब आप नेटवर्किंग करते हैं, जब आप अपना टेक्नोलॉजी पे जो आप काम करते हैं, तो आप नेटवर्क करते हैं दूसरी कंपनीज के साथ, वो कहीं ना कहीं आपको एज अ इकोसिस्टम ग्रो होता है, पूरे पूरे एक प्लेटफॉर्म बनता है जिससे कि आप कनेक्ट करके और आगे और इनोवेटिव सोच पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो इवेंट है 3 दिन का जो हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही पॉजिटिव है, और 7वें चरण में है इस साल अपने ये। और जिस तरीके से पिछले 7 सालों में हमने टेलीकॉम क्षेत्र में प्रोग्रेस करी है, हम एक अगर आज से आप 10, 12, 13 साल पहले की देखें, तो हमारी जो कॉस्ट थी 1 GB की इंटरनेट की, और आज के टाइम में देखें तो बहुत फर्क आया है, और कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से वो कॉस्ट इफेक्टिव चीजें हुई हैं जी। तो और कॉस्ट के साथ साथ जो उसकी स्पीड की भी खास तौर से बात की जाए, जिसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो बदलाव है वो किया जा रहा है, उसको और बेहतर बनाया जा रहा है। और खासतौर से शुभेंदु जी, क्योंकि हम मान सकते हैं चरणबद्ध तरीके से जो समावेश है वो नजर आता है, क्योंकि ना सिर्फ स्टार्टअप्स की बात की जाए, एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें, तो पहले कोशिश ये की गई कि इनमें किस तरीके से मजबूती जो है वो हम ला सकते हैं, और फिर एक अलग अलग पायदान पर, नए पायदान पर ले जाने की अब कोशिश जो है वो नजर आती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मैं सिंस हम टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर और एआई की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं उन्हीं के क्षेत्र में बात करूं, तो अब आप देखेंगे कि किस तरीके से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, अगर आप उसकी बात करें, तो किस तरीके से सरकार ने उसकी पॉलिसी में चेंज लाए हैं, और प्राइवेट कंपनी, स्पेशली स्टार्टअप्स को मौका दिया जा रहा है कि वो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम करें। तो जो एक फ्यूचर विजन है जो इस सरकार का, वो बहुत ही सराहनीय कदम उठाए हैं सरकार ने, कि वो यंग पॉपुलेशन है, यंग माइंड्स हैं, जो यंग टेक, जो कि एक यंग टेक्नोलॉजी का क्या होता था, उसने आईआईटी से पढ़ाई करी अपने, और वो सीधा बाहर निकल जाता था। तो वो कहीं ना कहीं एक एक पॉलिसी मेकिंग की कमी थी कि जो ब्राइट माइंड था वो निकल जाता था देश से बाहर, और वो जो आईपी जो होता है, जो एक टेक्नोलॉजी जो बन के जो देश में रह सकती है, जो उसको आप आगे यूज कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसको पे आप आगे और काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं नहीं बन पाती थी। लेकिन जो फिलहाल कुछ सालों में जो पॉलिसी चेंजेस हुई हैं, उसकी वजह से अब लोग भारत को अपना प्रथम एक कार्य भूमि की तरह देखते हैं, जहां पर वो अपनी कर्म भूमि की तरह उसको लेते हैं, जो ब्राइट माइंड है, जो हमारे देश के फ्यूचर है, और वो यहीं रह के खाली जॉब नहीं करना चाहता, बल्कि जॉब पैदा करना चाहता है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बन रहा है, बहुत ही पॉजिटिव है। यंग माइंड्स रह के काम कर रहे हैं, उन्हें फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, उनको टेक्नोलॉजी में काम करने का प्रोत्साहन मिल रहा है, उनको एक फ्रीडम दी जा रही है कि आप जाइए, आगे के विजन पे आप काम करिए, आप you do something which is wild and which is futuristic, which is really promising for just not for the India but the whole world. तो I think ये बहुत ही सही चीजें चल रही हैं, और अगर ऐसे ही आने वाले वर्षों में चलता रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है हमारा देश
technology as far as hardware is concerned, as far as semiconductor is concerned, as far as AI is concerned, जी हम बहुत ही जल्द इन क्षेत्रों में भी वैसे ही लीड करेंगे जैसे हम आईटी सर्विसेज में पिछले दशकों से लीड करते आ रहे हैं। जी शुभेंद्र जी, क्योंकि ना सिर्फ आईटी सेक्टर की हम बात करें, टेलीकॉम सेक्टर की बात की जाए, ये इस तरह के सेक्टर उभर कर अब सामने आए हैं जो कि एक तरीके से मजबूती दे रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को भी। और यहाँ पर जो सरकार की नीतियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि वो किस तरह की रही हैं। उन्हीं की बदौलत हम मान सकते हैं कि जो लगातार एक बड़ा बदलाव है वो हमें नज़र आ रहा है। आपसे पहले शुभेंदु जी, एआई की जब हम बात करते थे तो शायद इतना विश्वास किसी को नहीं होता था, लेकिन अब हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हर रोज़ एक नए पायदान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप एआई की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे पास सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट थे, लेकिन हम लैक करते थे जो एआई के लिए हार्डवेयर चाहिए होता है। जी अगर आप उस हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते, जो जो जैसे हम कहते हैं जो चिप की सप्लाई चेन को अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं आप खाली एक एआई का सॉफ्टवेयर बना के विश्व गुरु नहीं बन सकते। तो ये चीज आई थिंक सरकार ने बहुत अच्छे से समझी है और उसी के तहत वो लोग पीएलआई स्कीम्स, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में पीएलआई स्कीम्स लेके आए हैं, जिसके तहत जो कंपनियां हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, उनको प्रोत्साहन दे रही हैं पीएलआई के थ्रू कि वो यहाँ आए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। यहाँ पर खाली जो रिसर्च और डिजाइन का काम हुआ करता था या टेस्टिंग वैलिडेशन का काम हुआ था, उसके अलावा साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में हो। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास वो सप्लाई चेन की कंट्रोल हमारे हाथों में आएगी, हमारे देश के हाथों में आएगी, तो ये केवल आने वाले 4-5 सालों के लिए फायदेमंद नहीं है, आने वाले दशकों के लिए हमारे लिए फायदेमंद होने वाली है चीजें। क्योंकि अगर आप देखें आज के टाइम में ताइवान जैसा एक छोटा देश जो दुनिया की जो सेमीकंडक्टर की, जिसे आप कह सकते हो हार्ट बीट है, तो वो एक छोटा सा देश आज के टाइम में पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाता है केवल हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज की वजह से। और उस एक छोटे से आइलैंड को अगर आप देखें, उनके पास उनके जो नागरिक हैं, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है उस क्षेत्र में कि वो आज के देश में एआई के लिए वो माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हार्डवेयर है। तो अगर हम आने वाले 5 साल 10 साल का विजन लेके चलें और अगर हम उस विजन के तहत ईमानदारी से काम करें, तो कहीं ना कहीं मेरे को कोई डाउट नहीं है कि हम एआई के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में किसी से दूसरे नंबर पे रह पाएंगे। हम जरूर नंबर 1 पहुंचेंगे और इसी स्पीड से और इसी लगन के साथ हमें आगे बढ़ना है। जी ज़रूर, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हम उस पायदान पर पहुंचेंगे जो पहले पायदान पर काबिज होंगे। और ख़ास तौर से ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण कि जब हम नई तकनीक को बढ़ावा देने की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, तो उसके लिए किस तरह की नीतियाँ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। लेकिन शुभेंदु जी, आपको लगता है कि उस तरह का जो विश्वास है वो भी दिलाना ज़रूरी है? अब से पहले शायद उस तरह का विश्वास जो है, फिर चाहे हम घरेलू स्तर पर देखें या जो बाहरी कंपनियाँ हैं, जब वो निवेश के लिए आती थी, शायद उनको उतना विश्वास नहीं दिला पाते थे। उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है शायद हम उनके सामने नहीं रख पाते थे। लेकिन आज के समय में हम कह सकते हैं कि अब कोशिश यही है कि ना सिर्फ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया गया है, बल्कि जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी एक बड़ा बदलाव जो है अब नजर आने लगा है। बिल्कुल, जो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। अगर आप देखें पूरा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है पिछले 9 सालों में, इस सरकार ने जो विश्व स्तर पर हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि एक आत्मविश्वास हमें दिया है कि हम किसी के साथ, किसी भी देश के साथ आंखों में आंखें डाल के हम बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं। आई थिंक वो बहुत ही सराहनीय कदम है जो उन्होंने उठाए। और ये ओवरनाइट नहीं होता है कि आप आज आए और कल को शुरू हो गया है। इसको करने में बहुत टाइम लगता है, इसमें एक डेडिकेशन चाहिए होती है। इसमें आपको जो पॉलिसी मेकिंग है, जो आपके जो आपका जिसे कहते हैं कि जो एक रेड कार्पेट चाहिए होता है वो लाना, उसके अंदर आपको ये इंश्योर करना कि जो कंपनीज आ रही हैं उनको एक टैक्स रिजीम के अंदर एक स्टेबिलिटी मिले, और ये सब चीजें जो होती हैं पॉलिसी मेकिंग से आती हैं। ये आप, अगर आपकी पॉलिसी सही नहीं होंगी, अगर आपकी पॉलिसी अनस्टेबल होंगी, तो आप वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप नहीं कर सकते हैं। जी तो बिल्कुल। इसका पिछले 9 सालों के अंदर जो काम हुआ है, आई थिंक वो पिछले 60 साल का काम देख लें और पिछले 9 साल का काम देख लें, आपको कोई भी एक देशभक्त इंसान को क्लियरली वो दिख जाएगा कि कितना फर्क है दोनों, अगर आप कंपेयर करेंगे।
जी बिल्कुल, जो फ़र्क है वो सीधे तौर पे नज़र आ सकता है, उस तरह की नीतियाँ हैं और ये कोशिश की जा रही है कि कैसे और ज़्यादा जो विश्वास है वो हम दिला सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें जब प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उसके बाद उसका अवलोकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब से थोड़ी देर बाद वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण को संबोधित भी करेंगे। लेकिन उससे पहले सारी जानकारी लेते हुए किस तरीके से अलग अलग तकनीक जो है उसका विकास किया जा रहा है, इस तकनीक का किस तरह का जो इस्तेमाल है, जो उपयोग है वो किया जा सकता है, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंच से जो नवाचार है, इनोवेशन है, उसका जिक्र भी करते रहे हैं और अभी उसकी बानगी जो है वो अब हमें नज़र आने लगी है। खासतौर से युवाओं की बात की जाए, अलग अलग स्टार्टअप्स जो हैं तकनीकी रूप से वो अब हम देख सकते हैं। हर एक क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बनते हुए नज़र आए हैं। शुभेंदु जी, खासतौर से अगर देखा जाए जो तकनीकी विकास हुआ है, लेकिन जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं, तो एक आवश्यकता थी कि शायद एक पुश यहाँ भी चाहिए था और वही अब पुश मिला है, बढ़ावा मिला है, प्रोत्साहन मिला है, तभी लगातार इनोवेशन के क्षेत्र में हम मान सकते हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप इनोवेशन की बात करें तो जो इनोवेशन आता है वो ग्राउंड लेवल, ग्राउंड जीरो से आता है, जिसे हम कहते हैं। जी। जो यंग माइंड्स होते हैं, उनकी जो एक नई सोच होती है, जिनके दिमाग में बंधन नहीं होता है कि हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। और जी। वो होता है आपके जो ग्राउंड लेवल, जो कॉलेज है, जब आपका माइंड, एक यंग स्टूडेंट का माइंड फ्रेश होता है, वो एक नई सोच के साथ सोच पाता है। तो जो वो ओवरऑल जो प्रोत्साहन दिया गया है, जो ओवरऑल इकोसिस्टम और प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है कि हर कॉलेज के अंदर जो अटल लैब्स चल रही हैं, जो जी। इनोवेशन लैब्स का निर्माण किया गया है, वो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है। अगर उसका एक सर्वे कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक ग्राउंड लेवल पे जो चेंजेस आए हैं, जो एक थॉट प्रोसेस में एक चेंज आया है स्टूडेंट के। पहले आज से अगर आप 10-15 साल पहले की अगर आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे जो पास आउट हुए थे जी। 2000-2003 में, उनके दिमाग में ये होता था कि हम कैसे कॉलेज पास करें और हमारे को कैंपस प्लेसमेंट में जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। जी। एक वो सोच हुआ करती थी कि हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। अगर आप आज के टाइम में, पिछले 5 सालों में, 10 सालों में जो चेंज हमने देखा है कॉलेज लेवल पे, आज के टाइम में आज का युवा जो है, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं है कि मुझे किस तरीके से मैं अपना सेमेस्टर में एग्जाम पास जी। करूंगा और किस तरीके से मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगी और मेरी लाइफ एक बहुत बेहतर हो जाएगी। वो एक गलत चीज नहीं है, बट जो एक चेंज आया है, जो एक जो ह्यूमन माइंड के अंदर जो एक इग्नाइट हुआ है, जी। जिसमें एक उनको एक ये नया जोश प्रोत्साहन और दिया गया जुनून, है। एक नई ऊर्जा हम कह सकते हैं शुभेंदु जी कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ नया करना है और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। बिल्कुल। तो वो जो एक स्पार्क जो होता है, वो प्रधानमंत्री ने यंग माइंड को एक कॉन्फिडेंस दिया है कि आप किसी से कम नहीं है, आप भी बड़ा सोच सकते हैं, आप भी बड़ी चीजें कर सकते हैं। और वही हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है। जी। जो इनोवेशन, जो जो जितने हम पेटेंट्स आज के डेट में फाइल कर रहे हैं, 5G का स्पेस हो, AI का स्पेस हो, इंडिया का जो पेटेंट को पुश किया गया है, जो उसमें पॉलिसी चेंजेस आए हैं कि अगर आप एक स्टार्टअप हैं, आप पेटेंट अप्लाई करते हैं तो आपकी उसकी पूरी फीस माफ होगी, जो उसके आपको ईयरली फाइल करना होता है वो उसकी फीस माफ होगी। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस देता है यंग माइंड के अंदर कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ और मैं भी चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, मैं भी जो नई टेक्नोलॉजी है उनको उनमें काम कर सकता हूँ, उनमें और एडवांसमेंट ला सकता हूँ। तो जी। ये ओवरऑल इकोसिस्टम को जो उन्होंने एक पूरा प्रोत्साहन दिया है, कॉन्फिडेंस दिया है, वो काबिल तारीफ है। जी, और खासतौर से शुभेंदु जी, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि जब आईटी हब की बात की जा रही है या तकनीकी रूप से किस तरीके से हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, या जैसा आपने कहा कि ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनके ज़रिए हम अभी जो 5वें स्थान पर है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, वो 3रे स्थान पर पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे में जब एक आम आदमी की बात कही जाती है, एक आम नागरिक को हम देखें, तो कहीं ना कहीं सामाजिक उत्थान जो है वो भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अलग तरीके से जो देखने का नज़रिया है या जो भारत के प्रति अभी तक हम देखते थे दूसरे देशों का नज़रिया, लगातार उसमें भी एक बदलाव हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल। ये टेलीकॉम एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जो कि लास्ट माइल तक जॉब क्रिएट करता है, जो अपॉर्चुनिटी देता है। अगर आप मैं सिंपल सा उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। जी। अगर आप एक टेलीकॉम टावर किसी छोटे गांव में लगाना जाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से जो जॉब क्रिएट करता है। पहले आपको वहां की लोकल लेबर चाहिए जो कि वो टावर इंस्टॉल कर सके।
वहीं की लोकल लेबर फिर आप जो मैन पावर है वो आप हायर करेंगे उसको मेंटेन करने के लिए। जी। जो एक जो जॉब लेवल क्रिएशन होता है, लास्ट माइल जिसे हम कहेंगे कि जो बिल्कुल जो लास्ट माइल है वहां पर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट होता है, तो एक तो टेलीकॉम से डायरेक्ट रिलेटेड जॉब्स वहां पर आती हैं। सेकेंड लेवल ऑफ इफेक्ट आता है कि जब वहां पर कनेक्टिविटी आ गई है, जब वहां पर आपने एक छोटे से गांव, छोटे से कस्बे को आपने इंटरनेट से जोड़ दिया है, तो किस तरीके से सेकेंड लेवल ऑफ जॉब्स क्रिएट करता है। अब आप देखेंगे घर घर में आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए हैं, कितना वो लोग अपना ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट करके जो अपना घर चला रहे हैं आज के टाइम में, वो बहुत बड़ा नंबर है। वो कहीं ना कहीं सेकंड लेवल ऑफ जॉब क्रिएट होते हैं। जी शुभेंदु जी, क्या ये उस विजन को हम मान सकते हैं जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति तक कोशिश यही है कि जो योजना है या सुविधाएं हैं उसका लाभ पहुंचे? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की दिशा में मैं जा रहा था। आपने बिल्कुल सही इस चीज को लेके आए कि जो पायदान में आखिरी पर्सन जो खड़ा है लाइन में, उस तक बेनिफिट पहुंचे, चाहे वो सरकार की नीतियां हो, चाहे वो डिजिटल सर्विसेज के तहत उसको प्रोवाइड करने जा रही वाली धनजन जो बैंकिंग योजना है वो हो, जो टेलीमेडिसिन जो चल रही हैं वो हो, उसकी बेनिफिट मिल सके, चाहे वो आपको एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हो, उनके बच्चे पढ़ाई कर पाए, ऑनलाइन आके नई नई चीजें यूट्यूब पर सीख पाए। तो कहीं ना कहीं ये पूरा उसी के तहत एक इकोसिस्टम जो क्रिएट हुआ है, ये हमें आने वाले दशकों तक हमें फायदा देने वाला है। जी, और खासतौर से यहाँ पे शुभेंदु जी हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो यहाँ उद्घाटन किया था इस प्रदर्शनी का, जिसमें उन्होंने अवलोकन किया, जानकारी भी ली नई नई तकनीक के बारे में। लेकिन जब आज के समय में जिस तरीके से हमने देखा जो 5G क्षेत्र का जो विस्तार जिस तरीके से हुआ है, जो नेटवर्क लगातार फैला है, और यहाँ भी जो लैब की बात भी हम कर रहे थे, लेकिन जब 6G की हम बात करते हैं तो हम मान सकते हैं कि आज के समय से काफ़ी आगे की जो तकनीक है उस पर अब काम किया जा रहा है, जिससे जो पूरा विश्व है वो विश्व गुरु को ना सिर्फ सराहा सके बल्कि मान सके कि वाकई अब जो नई तकनीक है वो भारत में इजाद हो रही है। देखिए सर, सिंपल सी बात है, अगर आपको विश्व गुरु बनना है, जो कि हम बनने वाले हैं बहुत जल्द, तो आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिसपे दुनिया आपकी तरफ आपसे मांग सके कि ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं इसलिए मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात चर्चा करूंगा। तो 6G पे जब हम आज काम शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले 2 साल 3 साल में जब वो तकनीक तैयार होगी और केवल भारत उन गिने चुने विश्व में गिने चुने कंट्रीज में से होगा जिनके पास वो टेक्नोलॉजी होगी, तो कहीं ना कहीं हम एक विश्व गुरु कहलाने के सही मानने में योग्य कहलाएंगे। क्योंकि एक पॉलिसी लेवल एक होता है और एक, जैसे आप कहते हैं कि हार्ड चीज जब होगी हमारे पास, तब हम जो दुनिया को देंगे तब हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जैसे हमने देखा था वैक्सीन के मामले में, जब कोविड काल के अंदर जब हमने वैक्सीन का जो हमने निर्माण जिस स्केल पे किया था, तो हम कहीं ना कहीं विश्व गुरु कहलाए थे। तो आप हर टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में हो, चाहे आप फाइनेंशियल क्षेत्र में हो, यूपीआई ने जो किया है हमारे लिए फाइनेंशियल क्षेत्र में, तो जब सब चीजें मिलके सारे सेक्टर आएंगे तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे। जी, यानी जो आधार है उसको मजबूती प्रदान की जा रही है हर एक क्षेत्र की। अगर खासतौर से बात की जाए, आईटी क्षेत्र की बात करें, टेलीकॉम क्षेत्र की बात करें कि किस तरीके से यहाँ पे और ज़्यादा मजबूती जो है वो आ सकती है। और इस आयोजन की अगर खासतौर से बात की जाए, 27 से 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ भविष्य की जो तकनीक है उसकी झलक देखने को मिलेगी, बल्कि कैसे भारत आने वाले समय में विश्व गुरु का जो स्थान है उस वहाँ पर नज़र आएगा। उसकी वानगी भी यहाँ इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस में नज़र आने वाली है। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ लोगों को संबोधित भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वो तस्वीरें फिलहाल आप अभी देख पा रहे हैं। जानकारी ली किस तरीके की तकनीक है, कैसे इसका निर्माण किया गया है, और उसके साथ साथ क्या इस तकनीक के ज़रिए कितना फ़ायदा जो है वो मिल सकता है। क्योंकि अब जो तकनीक है उसका दायरा कोई सीमित नहीं है। उस तकनीक को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं। अगर कुछ भी एक तकनीक जो पहले शायद एक ज़िले तक रह जाती थी, एक राज्य तक रह जाती थी, लेकिन अब प्रयास यही है कि इसका और ज़्यादा विस्तार किया जा सके, और ज़्यादा जो लोग हैं इन क्षेत्रों से जुड़े हुए उनको और ज़्यादा प्रोत्साहित किया जा सके, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। और ऐसे में शुभेंदु जी, जब हम नए क्षेत्रों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे एक समय था जब शायद उस तरह की रुचि जो है युवा नहीं लेते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जब इतने सारे अवसर उन्हें नज़र आते हैं तो रुचि भी वो ले रहे हैं, और ख़ासतौर से जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो ज़्यादा रुचि ले रही हैं निवेश करने में भी।
बिल्कुल, अगर आप कोई भी कंपनी देखें आज के टाइम में, इंटरनेशनल कंपनी हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉक्सकॉन जो विश्व की टॉप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है में गिनी जाती हैं, उनकी बात कर लें, चाहे आप और जितनी भी, चाहे टेलीकॉम, नॉन टेलीकॉम रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं, आप किसी की भी बात करें तो आज के टाइम में सब भारत में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं कि भारत उभरती हुई जो इकोनॉमी है, जो जिस स्पीड पे बढ़ रही है और जिस स्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ रही है, तो ये एक सही समय है कंपनीज को भारत में निवेश करने के लिए और यहाँ के आके बिजनेस करने के लिए। हमारा यंग जो पॉपुलेशन है, हमारे में एजुकेशन जो लेवल है हमारा यूथ का वो बहुत हाई है। जो जी। हमारी एक ओवरऑल, जो एक पूरा ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, हर